हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये कई बार एक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा हो जाता है। मुझे मालूम है कि कई लोगों को जब मैंने कहा है कि दूध नहीं पीना चाहिए, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। कई बार तो मैं सच बताऊँ, मेरे अपने कुनबे के लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो गाँव के रहने वाले हैं। जी, मैं एक फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं अपनी लाइफ में ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत दूध पिया है। बचपन में मैं दूध का शौकीन था, घी का शौकीन था, मक्खन का शौकीन था। और कौन नहीं होगा जब गाढ़ी छाछ आपको मिले और उसमें भी मक्खन डालकर। लेकिन जब मैंने एक समय तक इसको पिया तो उस समय कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि पिछले 40 सालों में दूध के साथ भी क्या क्या हुआ है, ये भी आपको जानना होगा। आज जगह जगह आप पकड़ रहे हैं लोगों को कि दूध में मिलावट चल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि मिलावट भी नहीं चल रही है तो आप खुद सोचिए कि जो पहले हमारे पास पशु थे, जो लाइव स्टॉक था वो डिफरेंट था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास पशु आ गए हैं। उनके पास बहुत सारा एंटीबायोटिक उनको दिया जा रहा है, उनके पास बहुत सारे हार्मोन के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जब उनको दूध के लिए तैयार किया जाता है। समय से पहले उन्हें बड़ा किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसी समय एक किताब पढ़ी, ये करीब 2000 की है, सन 2000 के आसपास की बात है। और तब मुझे पता चला है कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तब तक ये आप यूँ समझिए कि 1975 से लेकर और 2000 तक इन 25 सालों में दूध की क्वालिटी भी बहुत कुछ बदल चुकी थी। तो पहली तो बात यह है कि इसे इमोशनली ना लें मेरी इस वीडियो को, बल्कि आप टेक्निकली भी लें। पहली तो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, थायराइड है, या एलोपीसिया है, या फिर सोराइसिस है, एक्जिमा है, बार बार आपको आप कह रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको कोई भी एलर्जी है, तो आप मेरे कहने से एक काम करें, 3 महीने दूध छोड़कर देखें। अगर आपको आईबीएस है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे ये एक बात कह रहा हूँ, फॉर योर बेनिफिट आप 3 महीने बाद भी इस डिसीजन को बदल सकते हैं। मेरे पास भी ये चॉइस थी। जब मुझे कहा गया कि आप दूध छोड़ दो, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं दोबारा पीना शुरू कर दूंगा। सिर्फ 90 ही दिनों की तो बात है, या 100 दिनों की बात है। लेकिन उन 90 दिनों में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो एक मैजिकल मिलेगा। मैं दूध के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्थ के लिए बात कर रहा हूँ। जब मैंने एक किताब में पढ़ा तो पहली बात ये पढ़ी कि भाई सबसे पहले जो मिल्क क्यों नहीं लेना चाहिए, तो उसमें एक प्रोटीन हमारे लिए मिलता है, उसका नाम है कैसीन। कैसीन के बारे में आप कभी भी गूगल करिएगा। ये वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दूध का, जिसको आप प्रोटीन कह सकते हैं। और मैंने कई किताबों में ये पढ़ा है कि ह्यूमन लीवर कैसीन को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। एक बुक में तो यहाँ तक लिखा है कि ये 83% मेटाबोलाइज ही नहीं करता, या 84, ओनली 15-16% ही हमारा जो लीवर है इसको मेटाबोलाइज करता है, या हमारा गट है इसको मेटाबोलाइज करता है। बाकी जो प्रोटीनियस कैसीन है, यानी कि जो प्रोटीन मटेरियल है, वो बेसिकली अगर वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा? खुद सोचिए कहाँ जाएगा। वो आपके ब्लड में जाएगा। और ब्लड में हमारे लिए किसी भी चीज़ का फॉरेन मटेरियल का होना, यानी कि बाहरी चीज़ का होना, हमारे ब्लड में एक चीज़ को गड़बड़ करता है, और वो है हमारे वाइट ब्लड सेल, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं। ये तो मानेंगे आप। इम्यूनिटी की खास बात ये होती है कि भाई वो आपके ब्लड में है और वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि वहाँ कोई बैक्टीरिया ना हो, वहाँ कोई केमिकल ना हो। इसलिए ज़्यादातर केमिकल भी ना खाएं, आप लगाया भी ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ स्किन पर, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाते हैं, और वहाँ पर आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी सिपाही हैं, वो हमेशा लुकआउट पर रहते हैं, देखते रहते हैं कि यहाँ कोई फ़ॉरेन चीज़ तो नहीं है। फ़ॉरेन का मतलब है कोई बाहर की चीज़ तो नहीं है। ऐसे में जो कैसीन है वो आपका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, वो आपने ब्लड में डाला है। तो ऐसे में आपकी जो इम्यूनिटी की के सिपाही हैं, यानी कि WBC हैं, वो क्या रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो कैसीन के साथ लड़ेंगे, कैसीन को पहचानेंगे। उनकी पहचान में नहीं आएगा ये बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोटीन क्या है, उन्हें नहीं मालूम। तो वो क्या करेंगे? वो इस पर अटैक करेंगे, और अटैक करके वो 3 तरह से बेसिकली 3 तरह से वो रिएक्ट करेंगे। पहली चीज़ ये है कि इम्यूनिटी आपकी सरेंडर कर सकती है, क्योंकि ये आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक फॉरनर्स हैं ये, तो उनके सामने वो कई बार सरेंडर कर सकती है। सरेंडर करेंगे तो ऐसे में आपने अपनी इम्यूनिटी को तो बिल्कुल ही मार दिया है। खुद सोच के देखो।
और इम्यूनिटी जब भी कोई भी चीज़ उसके पास फॉरनर के रूप में मिलेगी वो जरूर रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपको बचाने के लिए हमेशा काम कर रही है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है वो ये है कि अगर वो सरेंडर भी ना करे, भगवान ना करे सरेंडर करे, क्योंकि सरेंडर अगर इम्यूनिटी ने कर दिया तो हमारी कैंसर सेल को कौन मारेगा रोजाना जो हमारी बॉडी में बनती है, खुद सोचो, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि ये ओवर रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, अब ये ओवर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो मर नहीं रहे वो, ठीक है ना। तो वो ओवर रिएक्ट करेंगे, और ओवर रिएक्ट को ही याद रखना, इसी को आप एलर्जी कहते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की एलर्जी है, सीजन चेंज में आपको जुकाम बहुत होता है, आपके साइनस भरी रहती हैं, आपको छींकें बहुत आती हैं, आपको सर में भारीपन रहता है, बादल होते हैं तो अचानक आपके सर में दर्द होने लगता है, या फिर आपको छींकें बहुत आती हैं सीजन चेंज पर, या आपके पास कोई स्किन की एलर्जी है, एक्ने है, तो आप एक बार दूध को छोड़कर देखिएगा। जैसे ही कैसीन आपका ब्लड में जाना बंद हो जाएगा फालतू का, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि इमीडिएटली जो आपका WBC है वो बिना मतलब रिएक्टिव मोड में नहीं होगा, वो मिलिट्री मोड में नहीं होगा, वो शांत मोड में होगा। ये तो आप समझेंगे ना। इसके साथ भी गड़बड़ी हो जाती है कि कई बार वो ओवर रिएक्ट करते करते अपने ही होस्ट सेल को मारने लगता है, ठीक है ना। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ कैसीन के या वे के जो वे प्रोटीन भी होती है, कैसीन उसी का पार्ट है, वो कई बार हमारी होस्ट सेल यानी कि कुछ एक सेल से उसकी शक्ल मिलती है। तो जब इम्यून सिस्टम आपके दूध को दूध के प्रोटीन को मार रहा है, तो उसकी शक्ल का अगर कोई भी अंग में हमारा सेल है तो उसको भी अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल बीटा सेल्स जो है हमारे पैनक्रिया की, उसको वो अटैक कर सकते हैं, और डायबिटीज़ 1 यानी कि आपको इंसुलिन की अब जरूरत पड़ सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी आपको कर देगा। ऑटो इम्यून का मतलब है कि ये कंफ्यूज होकर आपकी इम्यूनिटी आपके अंगों को मार सकती है। तो जब मैंने इस दूध को छोड़ा तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि भाई मैं कहने से 90 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, पर दूध में मैंने क्या क्या छोड़ा, दूध और दूध की बनी सभी चीज़ें, उसमें आइसक्रीम भी थी। आइसक्रीम को तो वैसे भी मार्केट की ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें इमल्सीफायर्स होते हैं जो उस आइसक्रीम को हमेशा टाइट रखते हैं, ठीक है ना। वो बहुत खतरनाक है आपकी गट लाइनिंग के लिए, कभी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो इमल्सीफायर्स अपने बच्चों को मत दीजिएगा, आइसक्रीम की जमानी है तो घर पे जमाइएगा, और उसमें इमल्सीफायर्स मत डालिएगा, इमल्सीफाइंग ऑब्जेक्ट। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, दिल खोल के करूंगा। आप किसी चीज़ को मानते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानते हैं तो भाई देख लो करके, कई बार मान कर देख लो, ये प्रीसपोजिशन पर लेकर चलो। मेरे और आपके बीच में इसमें कोई लड़ाई नहीं है, अच्छी बात है। आपको दूध पच रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर आप कबड्डी के प्लेयर हैं, आप कह सकते हैं कि आप एथलीट हैं, आप भाला फेंकते हैं दूर तक, और हो सकता है कि उस समय आपकी जो नीड है उस कैसीन की, आपकी बॉडी इस तरह से ट्रेंड हो गई कि वो 90% को डाइजेस्ट कर रही है, 10% को कोई बात नहीं, पर आपकी ज़रूरत है फिट रहने की, तो मैं कभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही है तो आप उसको क्यों ले रहे हैं। तो पहले लोग इस कैसीन के लिए उसको लेते थे, पर कैसीन तो आपको बहुत सारी एलर्जी करता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। छोड़कर देखिएगा, आप इमीडिएटली पाएंगे। ये पाया गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेफरेंसेस हैं, और उन रेफरेंसेस को मैं बता सकता हूँ, मेरे पास सारे रखे हैं। लो मैं बता देता हूँ, जो चीज़ मैं अब इस समय बात कर रहा हूँ वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये रेफरेंस है। आपके पास यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन है, जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल, न्यूट्रिशन इन्फ्लेमेशन जर्नल, बोन हेल्थ जर्नल, एंडोक्राइन सोसाइटी रिव्यू, जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जर्नल। ये सारे के सारे जर्नल्स मेरे पास हैं जिनसे मैंने इन चीज़ों को लिया है। तो पहली चीज़ तो इसलिए आपको दूध की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है, आप कैल्शियम के लिए दूध लेते हैं। आप कहेंगे कैल्शियम, बिल्कुल कैल्शियम आपके लिए ज़रूरी है, पर आपको एक बात बता है, जिस कैल्शियम के लिए आपने इतना एक हवा बना रखा है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी बॉडी को अकेले कैल्शियम नहीं चाहिए, ऐसे कैल्शियम जैसे करीब करीब 90 से 92 आपको मिनरल्स चाहिए, और वो मिनरल भी अच्छी क्वालिटी के चाहिए, ठीक है ना। और वो मिनरल्स इस सारे के सारे दूध में नहीं है। आप कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल्स, यानी कि 92 आपको मिनरल्स चाहिए, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको मैग्नीशियम भी चाहिए, उसमें मैग्नीज भी चाहिए, उसमें आपको बहुत सारे और दूसरी चीज़ें चाहिए। याद रखिएगा, उनमें से कैल्शियम एक है। आप ये सिर्फ यही सोच ले कि मैं सिर्फ कैल्शियम ही कैल्शियम लेता रहूँगा, यही तो गड़बड़ हो रही है।
कि आप एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं इसको भी आप गहराई तक पढ़ेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि हड्डियों को मजबूत करता है या हड्डियों को तोड़ने का ये काम कर रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। फिर भी कैल्शियम को अधिक लेना आपके डॉक्टर ने आपको बताया है क्या? अधिक अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो याद रखिएगा, जब हार्ट अटैक पड़ता है ना तो सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखे जाते हैं। जहाँ जहाँ आपके पास कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और अगर आप बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं 30-40 मिनट, और आपका जो नॉर्मल बैलेंस्ड फूड है वो आपको पूरी कैल्शियम दे रहा है, अगर फिर भी आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप कभी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। आपके पास नट्स हैं, आपके पास सीड्स हैं, ठीक है ना, क्लियर है, इनके पास इनमें आपका नेचुरल कैल्शियम है। दूसरी बात है आपके पास टर्निप ग्रीन है। आपको एक चीज़ बताऊं, टर्निप ग्रीन का मतलब है कि शलजम के पत्ते, ठीक है ना। शलजम के पत्तों में 1 लीटर शलजम के पत्ते या 1 किलोग्राम दूध और 1 किलोग्राम शलजम के पत्ते, खुद सोचेगा किसमें ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, आप चौंक जाएंगे। शलजम के पत्तों में, टर्निप ग्रीन्स में, ये सोर्स है। और कमाल की बात यह है कि दूध के कैल्शियम के साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है। तो जो आपका कैल्शियम की जो आपकी ज़रूरत है, अगर सचमुच में ज़रूरत है तो आप उन्हें नेचुरली पूरा करने की कोशिश करें। दूध के भरोसा न रहें। दूध अगर पी रहे हैं तो आपका इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन लॉजिकली नहीं। अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं जो चीज़ को मैंने पढ़ा है, अब वो सारी किताबें मेरे पास नहीं होती हैं एकदम से, 700 800 900 किताबें हो गई अब तो। मैंने किताब में पढ़ा है कि जब आप मिल्क लेते हैं काऊ या बफलो का, भैंस का या गाय का, तो उसमें नो डाउट उसमें कैल्शियम बहुत होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उस कैल्शियम को आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे। याद रखिएगा, उसे कई बार वो रिजेक्ट भी कर सकती है। और दूसरी बात, उसमें लिखा था, ये मैंने अपने आप पढ़ा है कि उसमें दूध में एक और अलग से एक और खूबसूरत मिनरल होता है, उसका नाम है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कैल्शियम के मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा नहीं होने देता और ये कई बार गड़बड़ करता है। इसलिए दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम जब आप लेते हैं मिल्क का, या मिल्क जब भी आप लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप मिल्क को लेंगे तो ये एकदम से आपके अंदर एक एसिड रिफ्लेक्सेस को तैयार करेगा, यानी कि आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। ये फैक्ट है। तो दूध जो है, कई बार आप कहते हैं जिस एसिडिटी में तुम्हें ठंडा दूध पीने के लिए बोला जाता है, उस समय उसका सिम्प्टोमेटिकल रिलीफ आपको मिल रहा है, लेकिन दूध की नेचर ये है कि वो आपके अंदर आपके ब्लड को थिक करेगा। आपके ब्लड का थिक होना गलत है, बल्कि थिन होना यानी कि पतला होना अच्छा है। दूसरी बात ये आपके ब्लड को एसिडिक मीडियम देगा, अम्लीय माध्यम देगा, और अम्लीय माध्यम में ही एसिडिक मीडियम में ही सारे बैक्टीरिया पनपते हैं हमारे ब्लड में, और जितने भी हमारे स्टोन बनते हैं, याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में बनते हैं। स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर ये कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। जब हम उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम कहते हैं, इसी तो डॉक्टर कहते हैं जब आपको स्टोन बनने लगते हैं, यार दूध कम कर दो और ये खीरे टमाटर मत खाओ क्योंकि ये एसिडिक हैं, आप खीरे खाया करो, ताकि आपके ब्लड का जो माध्यम है यानी कि मीडियम है वो एल्कलाइन हो जाए, और एल्कलाइन मीडियम में ये कैल्शियम एक बार फिर घुलने लगते हैं, और घुलते घुलते लास्ट में जो बैक्टीरिया बचता है उसको भी मार देते हैं। तो आपका पहला काम यह है कि आप अपने ब्लड को थिन रखें। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाएंगे तो आपको बॉडी को लगेगा, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही आपको गलत बताया गया है। हमारी बॉडी मशीन की तरह काम नहीं करती है। हमारी बॉडी का इंटरनल बहुत कुछ प्रोसेस है, 1 लाख तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं आपके गट में, आपके ग्लैंड्स में, आपके हार्मोन में, आपके सेंसर इतने भरे पड़े हैं आपकी बॉडी में। एक मच्छर ऊपर काट लेता है, इसका तो आपको पता चल जाता है। इंटरनल वर्ल्ड में कितने सेंसर लगे हुए हैं जो अपने होम्योस्टेटिस को यानी कि अपनी खूबसूरत दशा को बनाए रखना चाहते हैं। उसमें याद रखिएगा ये एनिमल प्रोडक्ट है, पहले तो ये समझ लीजिए ये वेज नहीं है, ये एनिमल प्रोडक्ट ही है, जैसे बाकी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ये एनिमल सेल्स ही हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसको हर एक आदमी की बॉडी एक्सेप्ट करे। आप कह सकते हो मेरी तो एक्सेप्ट कर रही है, भैया एक्सेप्ट कर रही है तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इट वुड बी योर डिसीजन। बट अगर आपके पास
एक्सेप्ट करने के बाद भी आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया बढ़ रहा है, आपको म्यूकस बहुत बन रहा है, आपको अगर नज़ला जुकाम या आपकी साइनस रहती है, तो मेरे कहने से एक बार 90 दिन के लिए इसे छोड़कर देख लो। 90 दिन के लिए मैंने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद मुझे जो फ़ायदा मिला है वो अनलिमिटेड है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यह एंटी एजिंग है। मेरा दूध का छोड़ना मेरी एंटी एजिंग प्रोसेस का एक प्रक्रिया थी, एक हिस्सा थी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब आपका ब्लड या आपकी बॉडी का माध्यम एसिडिक हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, इसे दोबारा एल्कलाइन बनाना शुरू करती है। एल्कलाइन यानी कि इसे क्षारीय बनाना शुरू करती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपकी बॉडी खुश नहीं है। इसे एल्कलाइन बनाने के लिए उसे कैल्शियम चाहिए, समझ रहे हो, उसे कैल्शियम चाहिए। अब वो कैल्शियम कहाँ से लेगी? तो पहले आपकी इमीडिएटली आपकी बॉडी में से वो जो सेल हैं, वहाँ पर जो भी कैल्शियम पड़ी है, करीब 1% कैल्शियम आपकी बॉडी में सेल्स में पड़ी है, तो वो उसको यूटिलाइज कर लेती है। अब आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है? कैल्शियम की। और अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो कहाँ से पूरा करेगी? समझने की कोशिश करिएगा, वो आपकी हड्डियों से पूरा करेगी। इसलिए अब आप नई रिपोर्ट पढ़िएगा कि दूध जो है ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के टूटने का एक बड़ा कारण है। इसीलिए विदेश के लोग भी या एथलीट भी दूध को छोड़ रहे हैं। आप ये भी देखेगा कि दूध हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है, साउथ में सबसे कम पिया जाता है। और देखिएगा कि दोनों जगह पर मोटापे का क्या हाल है और दोनों जगह पर हार्ट अटैक का क्या हाल है, ये अपने आप ढूंढिएगा एंड आप चौंक जाएंगे। ठीक है ना। दूध के अलावा और दूसरी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जो मैंने एक किताब में पढ़ा, वो किताब में तो इवन ये भी लिखा था कि एक डॉक्टर ने कई सौ लोगों को 3 साल तक 3 से 5 गिलास दूध पिलाया और 3 साल बाद पाया गया कि उन लोगों के पास 2 चीज़ बड़ी पाई गई। एक, उनके अंदर कैल्शियम की कमी थी और दूसरा, उनके पास एलर्जीज थी। इवन एक बुक में मैंने ये पढ़ा कि अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो कई बार वो हॉरिजॉन्टली फूलना शुरू कर बड़े होने शुरू हो जाएंगे, ना कि वर्टिकली, जबकि आपके बच्चों को वर्टिकली बड़ा होना था। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम आने जा रही है, उससे पहले मैं और भी चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई आपका जो एनिमल है उसका बच्चा, जिस बच्चे के लिए वो दूध बना है, सोचने की कोशिश करिएगा वो आपके लिए कैसे ठीक हो सकता है कि उस बच्चे का जो है 60 to 70 पाउंड उसका वेट होता है। आपका कितना होता है? 6 to 8 पाउंड। यानी कि आपका और उसका कैसे एक हार्मोन हो सकता है? खुद सोचिएगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी क्या है। वो बच्चा 2 साल में मैच्योर हो जाता है, उसका भैंस का या गाय का। मैं और आप 21 साल में मैच्योर होते हैं अगर हम प्रॉपरली देखें तो। उनकी लाइफ 8 साल है और हमारी 80 साल है। ठीक है ना। कमाल की बात यह है कि उनको भी लाइफ लॉन्ग ये दूध नहीं चाहिए, उनको भी सिर्फ कुछ 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आप कभी भी देखेगा, अगर आप पूरा दूध भी आप अपने बछड़े को दे रहे हैं, गाय के बछड़े को या अपने भैंस के बछड़े को दे रहे हैं, तो आप कितने दिन देते हैं? मुश्किल से 6 महीने, 7-8 महीने का तो सीजन ही होता है उसका दूध देने का। मैं एक किसान हूँ, मुझे मालूम है। उसके बाद तो उसको चारा खिलाते हैं हम, जो ग्रीन है चारा खिलाते हैं, और वो उस दूध को कभी नहीं पीता। दूसरे सीजन में वो पीता है। आप कहेंगे नहीं, दूसरे सीजन में तो वो आपकी गाड़ी में सामान ढो रहा होता है, यानी कि उसको ही जरूरत नहीं इसकी। ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने लोग दूध की बात करते हैं, आप शहर में रहते हैं, आपका दूध कहाँ से आता है? क्या आपने वो गाय देखी है? आपने वो भैंस देखी है? आप कहते हैं नहीं, वो पैकेट में देखा और उस पर लिखा था कि ये, भाई अब इस पैकेट में क्या है क्या नहीं है ये तो मैं बात नहीं करूँगा, ना मैं कुछ बोलूँगा इसके लिए। पर खुद सोचिएगा कि अगर वो पैकेट आपके घर से भी आ रहा है, तो जब वो गाय बंधी हुई है, जब वो भैंस बंधी हुई है और एक डिफरेंट टॉर्चर में जा रही है वो, यानी कि रोज़ाना, या जिस खाने को वो खा रही है, वो जो खाना है, जो आजकल फोडर है, जिस चारे को आप बात कर रहे हैं, वो चारा वो नहीं रहा जो अब से 40 साल 50 साल पहले था मेरे ज़माने में। आज मैं अपने गाँव में जाकर देखता हूँ तो वो डिफरेंट चारा है वहाँ पर, वो सारा GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आप खुद सोचिए कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिस पशु का खाना होगा, तो क्या उसके जेनेटिक लेवल पर फर्क नहीं पड़ेगा? और खुद सोचिएगा कि उससे बना हुआ प्रोडक्ट क्या वो आपके लिए ठीक है? फिर भी पीना ना पीना आपका अपना
एक इमोशनल डिसीजन होगा और लॉजिकल डिसीजन होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मोटापा है, आपके पास एसिडिटी, IBS, फ्लैचुलेंस है, एलर्जीज़ हैं, माइग्रेन है और ये जुकाम वुकाम है, या फिर बॉडी में, पूरी बॉडी में दर्द रहता है आपको, तो एक बार दूध को 90 दिन के लिए गिव अप करके देखो, 90 दिन के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर पी लेना, लेकिन तब तक मुझे आप एक बार जरूर मैसेज करेंगे कि राम सर मुझे तो 8 दिन के अंदर ही डिफरेंट तरीके से नींद आने लगी, आई फील इवन बहुत ही अच्छा लग रहा है। यही एग्जैक्टली मैंने किया था। मैं दूध नहीं छोड़ना चाह रहा था क्योंकि मैं दूध का शौकीन था, पर 90 दिन के लिए तो कोई भी काम किया जा सकता है ना, तो मैंने इसको करने की कोशिश की और मैं उसमें सफल भी हो गया हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हमारे पशुओं में इतने सारे हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि जैसे कोई भी हार्मोनल इंजेक्शन बाहर का लगेगा, वो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को नहीं बदलेगा, वो आपके DNA पर नहीं जाएगा, वो आपके जीन पर नहीं जाएगा, वो आपके बिहेवियर में नहीं जाएगा। क्या जो उसका प्रोडक्ट है मिल्क, उसमें नहीं जाएगा वो? खुद सोचो, खुद सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों के अंदर जो अनवांटेड समय से पहले आप कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, गर्ल्स में समय से पहले उनकी मैच्योर हो रही है बॉडी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हार्मोन्स ही आपके बच्चों की लाइफ में या उनकी बॉडी में शिफ्ट हो रहे हों? दूध अगर आपको पीना है तो क्या आपके पास वो गाय है जिसको आप आराम से टहलाया करते थे, आपके साथ वो खेला करती थी जंगल में, अपने हिसाब से वो खाना खाया करती थी अपने हिसाब से? याद रखिएगा, आपकी गाय इतनी इंटेलिजेंट हुआ करती तो अभी भी है। इसी को गाय, इसलिए गाय को माता क्यों कहा जाता है मैं ये भी बताता हूँ। वो इतनी इंटेलिजेंट होती हैं गायें जो हमारे घरों में रहती थी कि अगर आपको भी कोई बीमारी है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बीमारी है वो आपको सूंघकर बेसिकली उस खाने को खाएंगी और आपको चाटेंगी, आपको वो बैक्टीरिया देंगी जिससे आप हील हो जाएंगे। ये उनकी खास बात है, इसीलिए उनको गौ माता कहा जाता है। अगर आप उस कमरे में सो रहे हैं जिस कमरे में भैंस नहीं गाय बंधी हुई है, तो याद रखिएगा गाय हमेशा जब छोड़ती है सांस को, वो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ती है। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को, किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को उस कमरे में लगातार सुलाते रहें जहाँ पर गाय हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए या उन लोगों के लिए जो गाय पाल रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक खूबसूरत वेलनेस सेंटर बनाने की अपने गाँव में। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को। उनकी जो ऑक्सीजन है वो वर्थ एंजॉइंग है। मैं एक बार बहुत पहले कंपनी में काम किया करता था जिसमें मैं दवाइयाँ बेचा करता था। हमें जब वो ट्रेनिंग दिया करते थे किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो एक बार रेफरेंस आया था कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता था वो ये दिया जाता था, उनको गाय का सांस सूंघाया जाता था। यानी कि एक कमरे में वो लोग होते थे और वहीं पर गाय भी होती थी, ठीक है ना। तो आप उसके सांस को लीजिएगा। अगर गाय के आप हाथ फेरते हैं उसकी चमड़ी पर, यानी कि उसके स्किन पर, तो याद रखिएगा उसके ऊपर जो खूबसूरत बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से वो दूध बहुत अच्छा था जब हम, अब से 50 साल पहले का दूध था, लेकिन 50 सालों में कितना ट्रांजिशन आया है खुद सोचिएगा। कोई ऐसा पशु बताइएगा जहाँ पर वो इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं, जहाँ पर वो हार्मोन नहीं लग रहे हैं, जिनको एंटीबायोटिक नहीं दिया जा रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हम होते जा रहे हैं। हमारी सारी फार्मा इंडस्ट्री को एक प्रॉब्लम आ रही है कि हर बार एक नया नया बैक्टीरिया आ जाता है जिसमें हमें इमीडिएटली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है नए बैक्टीरिया का, और उन्हें एक से बढ़कर पावरफुल एंटीबायोटिक यानी कि लीथल डोजेज देनी पड़ रही है हम लोगों को। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमें उन पशुओं से आ रहा है जिनको हम कई बार या तो उनका मिल्क लेते हैं या उनका मीट लेते हैं, क्योंकि उनको जब बड़ा करते हैं तो उनको ये एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी किसान एक भी सीजन नहीं बिगड़ने देना चाहता है अपने दूध का, क्योंकि उसके लिए वो कॉस्टली अफेयर हो चुकी है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। पर मैं आपके लिए कह रहा हूं कि एक बार इसे छोड़कर देखिएगा, टर्निप ग्रीन खाइएगा, आपका मजा आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो दूध के अंदर जो शुगर मीठा पार्ट है उसे लैक्टोज कहते हैं, और उसको जो पचाने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम है लैक्टेज, हमारे अंदर उसकी कमी पड़ती जा रही है। यानी कि जो हमारे दूध के अंदर लैक्टोज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है, अगर वही नहीं है तो फिर दूध तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहा, वो तो आपके लिए एक बर्डन पड़ गया, आपके जीआई ट्रैक्ट के लिए, आपके गेस्ट आप कह सकते हैं कि आपकी आंतों के लिए। जब आप दूध पीते हैं, याद रखिएगा दूध जो
यहीं तक वो दूध दिखाई देता है। जैसे ही वो आपके पेट में जाता है वहाँ पर एसिड उसको इमीडिएटली फाड़ देते हैं, और आपने कभी देखा ना कि दूध का जो वो चीज़ बनता है खिंचा हुआ, वो बिल्कुल वही प्रोडक्ट बन जाता है जो एक तरह से हमारे आंतों के लिए बहुत बहुत कई बार अच्छा नहीं होता। म्यूकस फॉर्म में वो जमा हो जाता है। अगर आपके पास एसिड कम है उस समय और आप दूध पी रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी गट एंड हीलिंग में पढ़ लीजिएगा। दूध का जो प्रोटीन है वो कैसीन है, और अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा नहीं बन रहा, क्योंकि आप टेंशन की वजह से या पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन रहा एक उम्र के बाद, तो आपका जो कैसीन है वो नॉन डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड रहकर आपकी छोटी आंत में चला जाता है, जहाँ पर वो फंगस क्रिएट करता है, और इस बीमारी को सीफो कहते हैं। कभी गूगल को तो करके देखिएगा, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। यानी कि अब आपकी आंतों में जो आपने प्रोटीन पिया था या खाया था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम मात्रा में बन रहा है। चाहे आप स्ट्रेस में हैं, चाहे आप कन्फ्यूजन में हैं, चाहे आपकी उम्र ऐसी है, चाहे आप या पेट से आपकी वेगस नर्व पूरी तरह से प्रॉपरली टोन्ड या अवेकंड तरीके से नहीं जुड़ी हुई है, तो समझ लीजिएगा कि आपके आंतों में फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। और उसका नतीजा ये है कि कई बार आप रेक्टल इचिंग या वेजाइनल इचिंग या फिर एक्जिमा या फिर आपको डैंड्रफ या फिर आपको यूटीआई जैसी बहुत सारी या आरटीआई जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पच रहा है और ये आपका इमोशनल डिसीजन है तो बिल्कुल आप नाराज़ ना होइए, आप पी सकते हैं। लेकिन अगर एक बार छोड़ कर देखेंगे तो आपका गट एकदम से ऐसा लगेगा कि मानो उसे एक नया जीवन मिल गया हो। आप एंटी एजिंग प्रोसेस में एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। इसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि हमारा जो कैसीन है वो सिर्फ ब्लड में ही नहीं जाता, बल्कि वो हमारी आंतें हैं, जहाँ पर हमारे आंतों में डाइजेशन शुरू होता है, वहाँ पर भी ये गड़बड़ करता है। गड़बड़ इसलिए करता है कि जो कैसीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाता हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कई बार, और वो अनडाइजेस्टेड वे में ही हमारी आंतों में घूमता रहता है और वही फिर हमारे ब्लड में शिफ्ट हो जाता है। तो वो ब्लड को ही खराब नहीं कर रहा, वो आपकी इम्यूनिटी को ही बिना मतलब तंग नहीं कर रहा, बल्कि आपके डाइजेस्टिव पार्ट को भी गड़बड़ कर रहा है। और मैंने एक वीडियो में बताया है कि अगर आपका कोई भी चीज़ जो आपके आंतों में अनडाइजेस्टेड पड़ी है तो आपकी आंतों के जो सेंसर हैं उसको वो पकड़ लेते हैं और इमीडिएटली वो कई बार आपके माइंड को खबर देते हैं कि वी आर नॉट ओके, और आपका माइंड भी उसे फॉलो करता है। माइंड एंड गट कनेक्शन की जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ उसे भी आप एंजॉय करिएगा, पढ़िएगा। यही जो रेफरेंस मैं दे रहा था, जो मैंने नोट्स बनाए, तो उसमें ये भी देखा कि याद रखिएगा, इससे जो मिल्क है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा फूड है जिससे म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब सोचिएगा कि अगर आपकी म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो कई बार ये म्यूकस फॉर्मेशन आपको एलर्जी और अस्थमा जैसी डिजीज़ कर देती है। आप एक बार फिर छोड़कर देखिएगा इसको। शायद आप अस्थमा अगर आपको है, दमा या एलर्जी है, तो एक बार छोड़कर देखिएगा 2-3-4 महीने के लिए, एंड सडनली आप पाएंगे कि जो आपकी इंटेंसिटी है पेन की, इस बीमारी की, तो वो रिड्यूस ही नहीं हो रही है, बल्कि आप भूल जाएंगे कि ये कब मुझे अटैक पड़ा था इसका, अस्थमा का। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा जो बोन हेल्थ की बात थी वो मैंने बता ही दी है, ठीक है ना, कि अगर आप बोन्स को एंजॉय करना चाहते हैं बढ़िया, तो आप गर्नी सीड्स लीजिए, नट्स लीजिए, ग्रीन टर्निप लीजिए वहाँ से, और लीफी ग्रीन जितने भी हैं, यानी कि ग्रीन पत्तेदार सब्जियाँ जो अगर वो अच्छी मिल रही हैं तो। नहीं तो आप बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास नट्स हैं जिसमें नेचुरल कैल्शियम आपको मिलती है और वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी कोई नुकसान नहीं दे रही है। हार्मोन की मैंने बात कर ली है। और एक चीज़ और फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि जो हमारे पशुओं को एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं वो भी फॉरेन मटेरियल ही हैं, और वो दूध के सहारे हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमारी बॉडी भी रेजिस्टेंट हो जाती है इन एंटीबायोटिक्स के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बार कोशिश करें अपने गट और बॉडी को, माइंड को बढ़िया करने के लिए, क्योंकि जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ वो सिर्फ यही नहीं है कि किसके क्या फ़ायदे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यंग रहें, लंबी उम्र जिएँ, हेल्दी रहें, स्लिम रहें, फिट रहें और खूब पैसा कमाएं। अपना ध्यान रखिएगा। क्या लगा इस वीडियो में आपको लिखिएगा ज़रूर, और अपना आगे भी ध्यान रखते रहिएगा। धन्यवाद।